अमेरिका से डंकी रूट वाले लोगों को डिपोर्टेशन की आज अमेरिकी वायुसेना की C-17 ग्लोब मास्टर भारत पहुंचा है। उसकी सबसे पहले हम बात कर लें, क्योंकि 104 भारतीय सवार थे। इसमें ज्यादातर वो लोग थे जो लाखों रुपए खर्च करके डंकी रूट अपनाकर या फिर अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए थे। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों में 30 लोग गुजरात के भी हैं। अमृतसर के गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज उतरे अमेरिकी वायुसेना के इस C-17 ग्लोब मास्टर पर सभी की नजरें टिकी थी। अमेरिका के इस मिलिट्री जहाज में 104 भारतीय सवार थे। शायद जिनके इरादे नेक रहे हों, लेकिन अमेरिका तक पहुंचने का उनका तरीका गलत था। नतीजन राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार सत्ता संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए इन भारतीयों की रवानगी पर मुहर लगा दी। अपने इसी अभियान को रफ्तार देने के लिए ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले कानून ब्लैक एंड रिले एक्ट पर साइन किया था। ये कानून फेडरल अधिकारियों को उन अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेकर डिपोर्ट करने का अधिकार देता है जो किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं। जिसके बाद टेक्सास के सैन एंटोनियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इन्हें बिना वक्त गवाए भारत रवाना कर दिया गया। अमृतसर पहुंचे 104 भारतीयों में 72 पुरुष, 19 महिलाएं और 13 बच्चे शामिल हैं। गुजरात के रहने वाले 33 लोग अमेरिकी वायुसेना के इसी विमान से अमृतसर पहुंचे। निकिता 1 महीना हो गया है, जो यूरोप का लीगली वीजा थे उनके पास, और फिरने के लिए गई थी 2 सहेली के साथ घूमने के लिए। इसके बाद 14 के 15 जनवरी से बात हुई थी हमारी। इसके बाद हमारी बात नहीं हुई है। हमें मीडिया द्वारा ही जान मिली कि वही यूट्यूब ऊपर देखे थे कि यह डिपोर्ट हुए हैं 205 भारतीय। तो इसमें गुजराती 33 गुजराती है। मैं महसाना में से कुछ लोग 33 लोग हैं। इसमें निकिता पटेल का नाम है। तब हमने जाना गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही इनके दस्तावेज और क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक किया जा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से कहीं किसी ने गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में शरण लेने की कोशिश तो नहीं की थी। ट्रंप सरकार ने अमेरिका से 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया और उनकी लैंडिंग अमृतसर के इसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुई। लगभग 2 बजे मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 यहाँ पर लैंड हुआ और इसी एयरपोर्ट पर ना सिर्फ 104 भारतीयों की इमिग्रेशन हुई, वेरिफिकेशन हुई, रिकॉर्ड चेक किया गया, सारे दस्तावेज चेक किए गए। अमृतसर पहुंचे लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो लाखों रुपए खर्च करके डंकी रूट अपनाकर या अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए थे, जहां 18,000 अवैध प्रवासी भारतीयों की भी पहचान हो चुकी है। इनमें 5,000 भारतीयों को पहले चरण में वापस भेजा जाना यानी डिपोर्ट किया जाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में अवैध अप्रवासियों को देश से निकालने का बड़ा वादा किया था। उन्होंने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन भी करार दिया था। इमिग्रेंट्स, लीगल इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो मैक्सिको से हों या दूसरे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज या कहीं और से हों, उनको मैं समझता हूं कि अमेरिका इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत काफ़ी एक्शन उनके पीछे लेगा। हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि मैक्सिको के बॉर्डर पे क्या हो रहा है। तो ये चीज़ चलेगी। इससे एक चीज़ और, हमारे जो भारतीय लोग अगर कोई है भी जाना चाहते हैं अमेरिका वगैरह सोचते हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि जब जाएं तो लीगली जाएं, ताकि उनको किसी तरह की समस्याओं का इस तरह की सामना ना करना पड़े। दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से कई लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुसकर अपराध करते हैं। यहाँ नौकरियों के बड़े हिस्से पर अप्रवासियों का कब्जा है। इससे अमेरिकी लोगों को नौकरी नहीं मिलती। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में दुनिया के सबसे ज्यादा अप्रवासी हैं। दुनिया के कुल 20% अप्रवासी अमेरिका में ही रहते हैं। 2022 तक यहाँ रहने वाले अप्रवासियों की कुल संख्या 1 करोड़ 1 लाख थी। अमृतसर से असीम बस्सी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। करीब
करीब 1 महीने से देवभूमि द्वारिका के अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण और धार्मिक अतिक्रमणों का प्रशासन बुलडोजर से उसे जमींदोज कर रहा है। हालांकि बेट द्वारिका के कुछ धार्मिक निर्माणों को लेकर वक्फ बोर्ड ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वक्फ बोर्ड ने गुजरात सरकार के बुलडोजर एक्शन को अवैध बताते हुए याचिका दायर की थी, जिसे मंगलवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। उसके बाद फिर से प्रशासन ने बेट द्वारिका में बालापार गांव में बुलडोजर चलाया और सभी अवैध निर्माण हटा दिए। दावा अब यह है कि बेट द्वारिका पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त हो गई है। जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स हैं, जो गैर कायदेसर प्रवृत्ति करते हैं, देश विरोधी, उन लोगों ने इस विस्तार का काफी टाइम उपयोग किया हुआ है। तो भविष्य में इस प्रकार की किसी को अवकाश नहीं मिले, इस प्रकार के हेतु को ध्यान में रखते हुए ये मेगा डिमोलिशन झुंबेश चालू की गई थी और इसमें काफी हद तक इसमें सफलता मिली है। और हमारे जितने भी आइलैंड्स हैं, आज की तारीख में तमाम आइलैंड्स किसी प्रकार के एनक्रोचमेंट फ्री हुए हैं और कोई भी प्रकार का जो आइलैंड है उसमें आज की डेट में डिमोलिशन की कार्रवाई होने के बाद संपूर्ण फ्री किए गए हैं। गुजरात में साइबर अपराध के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में राजकोट में साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए एक नई पहल शुरू हुई है। राजकोट में गुजरात की पहली साइबर सेंटिनल्स लैब तैयार हुई है, जो साइबर ठगों को बढ़ते हुए जो उनका नेटवर्क है उसे ध्वस्त करने में पुलिस के लिए एक बड़ा हथियार साबित हो सकती है। डिजिटल अरेस्ट से लेकर साइबर ठगी के किस्से आम हो गए हैं। इन ठगों का नेटवर्क इतना जबरदस्त है कि इन तक कानून की पहुंच अभी भी मुश्किल है। लेकिन गुजरात पुलिस की एक पहल से उम्मीद जगी है। गुजरात में राजकोट पुलिस ने एक ऐसा नेटवर्क दरअसल विकसित करने की कोशिश की है जिससे साइबर अपराध के सारे हथकंडे फेल हो सकते हैं। साइबर क्राइम को रोकने और ऐसे अपराधों की जांच करने के लिए राजकोट पुलिस ने साइबर सेंटिनल्स लैब तैयार की है, जो गुजरात की पहली साइबर लैब है। राजकोट पुलिस इस लैब में नई तकनीक और आधुनिक सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर साइबर अपराधों की जांच कर रही है। इस साइबर सेंटिनल्स लैब में एक आधुनिक फोरेंसिक किट शामिल की गई है, जिसका इस्तेमाल तत्काल फाइल बनाने में होता है। मसलन किसी भी जगह पर कॉल सेंटर की जांच के लिए पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क से पंचनामा इमेज फाइल बनाकर तुरंत एक फाइल तैयार की जा सकती है। इस किट में राइट प्रोटेक्टर भी होता है, जिसका उपयोग साइबर सेंटिनल्स लैब द्वारा किया जाता है। और इन सभी खासियतों के अलावा इस लैब में रिवर्स इंजीनियरिंग का भी अति आधुनिक तरीके से उपयोग किया जाता है, जो कि अपराधी तक पहुंचने में काफी मददगार है। यानी रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए कोई भी चीज किस डिवाइस से क्रिएट की गई है या सबसे पहले किस डिवाइस से भेजी गई है, वहां तक भी पहुंचने में मदद मिलती है। तो उम्मीद की जा सकती है कि पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रही डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं पर लगाम लगाने, साइबर अपराध की पहचान करने में ये लैब बेहद कारगर साबित होगी। राजकोट से रौनक योगेश कुमार मजीठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नर्मदा जिले के नागौर इलाके में लोगों ने अनोखे तरीके से नर्मदा जयंती मनाई है। यहाँ नर्मदा नदी को 1500 फीट लंबी साड़ी चढ़ाई गई। नर्मदा को साड़ी चढ़ाने के आयोजन में 2000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और 10 से ज्यादा नावों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि बाद में इन साड़ियों को गरीबों में बांट दिया गया। नर्मदा जयंती के मौके के ऊपर गुजरात के नर्मदा जिले के मांगरोल गांव में नर्मदा मैया को 1400 फीट लंबी साड़ी अर्पण की जा रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि नावों के जरिए यहाँ से नर्मदा मैया यहाँ से जो बहती है, यहाँ पे साड़ी अर्पण करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे उमड़ पड़े हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो साड़ी है 1400 फीट लंबी है और महिलाएं जो है, बच्चे हैं, बड़े हैं, सब नर्मदा मैया की भक्ति में लीन है। अमरकंटक से खड़खड़ बहती हुई मां नर्मदा समग्र गुजरात की धरा को पावन करने वाली, जिसकी दर्शन मात्र से शांति की अनुभूति होती है, ऐसी मां नर्मदा का आज प्रागट्य दिन है। और इस प्रागट्य दिन के संदर्भ में समस्त गांव की ओर से इस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। 1500 फुट की मां नर्मदा जी को चुंदड़ी समर्पित करके और मां नर्मदा जी उसकी परिक्रमा भी होती है, पंचकोशी परिक्रमा यात्रा होती है। बड़ी संख्या में हमारे मांगरोल रामपुरा से ये परिक्रमा होती है और नर्मदा मैया को साड़ी अर्पण कर रहे हैं। नर्मदा जिले का मांगरोल गांव है, जहां पे आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु नर्मदा जयंती के मौके पे नर्मदा मैया को साड़ी अर्पण करने आए हैं। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा आज तक।
अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। आज पीएम मोदी ने संगम में स्नान किया है। महाकुंभ का आरंभ हुए 4 हफ्ते हो चुके हैं। 37 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं महाकुंभ में। अब पीएम मोदी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। चलिए आपको दिखाते हैं तीर्थराज प्रयाग में जब पीएम पहुंचे तब वहां क्या क्या नजर आया। तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि सर्वदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वाजायत। तीर्थराज प्रयाग की धरा और पतित पावनी की अविरल धारा। मन में बसा कर तेरी संगम तीर्थ पर त्रिवेणी के जल में खड़े पीएम मोदी मैया तेरी कभी अर्घ ध्यान करते, कभी मंत्रोपासना करते, कभी उंगलियों में घूमती रुद्राक्ष की माला। जिंदगी जब तेरे नाम महाकुंभ के महातीर्थ पर त्रिवेणी में डुबकी के ये अनमोल क्षण, अद्भुत अनुभव, अद्वितीय एहसास। चिलता है तुझे कोमार संसार के। पीएम मोदी जब प्रयागराज में डुबकियां लगा रहे थे तो संगम पर मौजूद हजारों लाखों श्रद्धालुओं को स्नान, दान, भजन पूजन के अलावा पीएम मोदी की एक झलक का इंतजार था। संगम की धारा में सैलानी पक्षियों की मौजूदगी और त्रिवेणी की धारा में तैरती छोटी छोटी नावें पीएम मोदी की संगम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रा की नयनाभिराम तस्वीरें नजर आई। उधर स्नान के बाद पीएम मोदी मां गंगे की उपासना करने पहुंचे थे। पीएम अब नए परिधान में थे। काले कुर्ते और जैकेट के साथ पीएम मोदी ने सिर पर टोपी भी पहन रखी थी। गले में भगवा अंगोछा लिए पीएम मोदी मां गंगे की पूजा करने पहुंचे थे। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने मां गंगे की धारा की अर्चना की। मन में पतित पावनी की धारा में अक्षत पुष्प नैवेद्य अर्पण करने से लेकर मां गंगे के दुग्धाभिषेक तक मंत्रों से पूरा घाट गुंजायमान रहा। पीएम मोदी ने मां गंगा का अभिषेक किया, पावन धारा में चुनरी अर्पित की, मां गंगे की आरती भी की। चराचर जगत की मंगल कामना के साथ पूजा संपन्न करके पीएम मोदी वापस उसी नाव में सवार हुए जिससे वो संगम तट पर पहुंचे थे। स्नान, दान, पूजन अर्चन के बाद पीएम मोदी वापस उसी छोटी सी नाव के जरिए अरेल घाट की ओर रवाना हुए जिस नाव से वो स्नान करने गए थे। अरेल घाट के आसपास 100 से 200 मीटर की दूरी पर हजारों हजार श्रद्धालु पीएम मोदी की एक झलक के लिए मौजूद थे। पीएम मोदी ने उन्हें निराश नहीं किया। बोट से उतरने के बाद सीधे कार में सवार होने के बजाय पीएम मोदी थोड़ी दूर तक आगे गए और वहां मौजूद लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ रहे और दोनों लोग वापस एक ही कार में वहां से रवाना हुए। पीएम मोदी जब अरेल घाट पहुंचे थे तब भी उनके साथ कोई बड़ा लाव लश्कर नहीं था। सुरक्षा कर्मियों के अलावा सिर्फ सीएम योगी पीएम मोदी के साथ मौजूद थे और जब पीएम वापस लौटे तब भी कोई साधु, संत, सन्यासी या दूसरे लोग वहां मौजूद नहीं थे। प्रयागराज में स्नान के बाद पीएम मोदी वापस डीपीएस हेलीपैड पहुंचे जहां से प्रयागराज एयरपोर्ट तक वो हेलीकॉप्टर में गए और फिर वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक। दिल्ली में आज विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग हुई है और अब 8 फरवरी को नतीजे आने। नतीजों से पहले दिल्ली में वोटिंग पैटर्न ने तमाम दलों के नेताओं की नींद उड़ा दी है। आखिर दिल्ली के पोलिंग बूथों पर किसका जोर दिखाई दिया? दिल्ली के वोटर्स के मन में क्या था? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। दिल्ली की जनता ने ईवीएम में अपना जनादेश कैद कर दिया है। यानी दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, 8 फरवरी को दिल्ली की जनता का फैसला दुनिया के सामने आ जाएगा। मुकाबला कितना कांटे का है, आज पूरे दिन दिल्ली के चुनावी दंगल में नजर आया। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस चुनावी मुकाबले में सभी की साख दांव पर है। यही वजह है कि पोलिंग बूथों पर बवाल से लेकर नेताओं के बीच जबरदस्त जबानी जंग जारी रही। सवाल यही है कि दिल्ली की जनता ने आज किसे चुना? सभी पार्टियों के अपने अपने दावे। क्या दिल्ली में चला योगी का नारा? क्या दिल्ली में मुस्लिम वोट बढ़ गया? मुस्लिम बहुल सीटों पर बम्पर वोटिंग, दिल्ली की वोटिंग का टर्निंग पॉइंट।
दरअसल दिल्ली के छोटे चुनाव से निकला बड़ा संदेश देश की कई पार्टियों का भविष्य तय करेगा। मसलन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? क्या इंडिया गठबंधन में फूट से बीजेपी को चुनावी फायदा मिला? क्या दिल्ली में वनवास झेल रही कांग्रेस की वापसी राहुल और प्रियंका करवा पाएंगे? दिल्ली की जनता ने 3 विकल्प यानी आप, बीजेपी और कांग्रेस में किसे बेहतर माना? दिल्ली चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि चौथी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी आती है या फिर ये चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा मौका है। दिल्ली चुनाव को लेकर नेताओं का अपना कैलकुलेशन बताते हैं, यानी किस पार्टी ने आज कितनी सीट जीतने का दावा किया। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा को सुनिए। मैं दिल्ली के सभी लोगों से भी विनती करना चाहूंगा कि सब लोग वोट डालने के लिए निकलें, अपने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें। अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, अच्छा इलाज के लिए, अस्पतालों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें सब लोग। ऐसा मेरी सब लोगों से विनती है। आश्वस्त है चौथी बार क्या आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है? जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि दूर दूर तक बैरिकेड लगा दिया गया, वोटर कैसे वोट करेंगे, वोटरों को रोका जा रहा है, इस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं। देखिए, जब से वो उनको समझ आ गया कि वो हार रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है अरविंद केजरीवाल जी हार रहे हैं, उनकी जमानत जब्त हो रही है, तब से ऐसी वो बातें कर रहे हैं। केजरीवाल की सीट पर बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने सीधी चुनौती दी है। केजरीवाल का दावा है कि चौथी बार जीतता है, जबकि प्रवेश वर्मा मानते हैं कि अब की बार दिल्ली में कमल खिलेगा। यानी दावा इधर भी है और दावा उधर भी है। ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे, ईमानदार, काम करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ गाली गलौच, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। हम इमोशनल इसलिए हो रहे हैं कि अब ये दुख देखा नहीं जाता। हम क्यों राजनीति में आए? हम इसलिए आए कि अपने जिस शहर में हैं वहां के लोगों को सुविधा देंगे। हमने कोरोना में मरते हुए लोगों को देखा, तब किसी को शीश महल बनाते देखा। इतना निष्ठुर, इतना क्रूर कैसे हो सकते हैं लोग? इसलिए थोड़ा सा पैसा हो जा रहा है। दिल्ली के चुनावी दंगल में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी। सभी पार्टी के स्टार प्रचारकों ने दिल्ली में चुनाव प्रचार किया। किसके प्रचार पर, किसके दावे पर दिल्ली ने भरोसा किया, ये फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। मतदान कीजिए अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, बिजली पानी की अच्छी व्यवस्था के लिए, गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ निकलिए और मतदान कीजिए। जिस प्रकार से आपके लोकतंत्र को और इस चुनावी प्रक्रिया को कुचलने की कोशिश की जा रही है जिन लोगों के द्वारा, 8 तारीख को आप देखेंगे यहाँ पर केवल कमल खिलेगा। कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगता है कि दिल्ली की जनता को बाहर निकल के उन पर वोट डालने? देखिए, ऐसा है, आप भी जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का कुशासन एक दशक से चल रहा है। सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज, जो एक ही प्रकार के कुशासन का शिकार हुई है, और 10 वर्षों से यहाँ पर ये सारी की सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। दिल्ली में परिवर्तन लाने के लिए सिर्फ बीजेपी ने आक्रामक चुनावी प्रचार नहीं किया, कांग्रेस को भी उम्मीद है कि दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता उठ चुकी है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ लोग कह रहे हैं कि पानी की सुविधा ठीक नहीं है, सड़कों की सुविधा ठीक नहीं है, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, तमाम समस्याएं इनका हल करना है। तो आइए, बाहर आइए, वोट डालिए। दिल्ली में बहुत तेजी से हम लोग बैक कर रहे हैं और ये ट्रायंगुलर कंटेस्ट दिल्ली के अंदर है और लोग वापस अब 10 साल कांग्रेस को गए हुए और लोग वापस कांग्रेस के समय की विकास और डेवलपमेंट को याद कर रहे हैं। लोग आपस में एलजी और सीएम के तू मैं से परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि वापस सिर्फ और सिर्फ विकास की चर्चा करने वाली सरकार आए।